बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे, जिनका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बायो एलिमेंट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि बायो एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कल हमने डिस्कस किया था। आज हम लेवल्स स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 4 पे इन लेवल्स की डेफिनेशंस जो हैं वो एक टेबल की फॉर्म में दी हुई हैं। हम जब लेवल्स स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे तो वो डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को लास्ट डे बेटा हमने देखा था कि ये लिविंग थिंग्स की मेकिंग के स्टेप्स हैं। इनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। लेवल्स फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेवल्स फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड इकोलॉजिकल लेवल्स, यानी कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज हम बेटा यूनिसेलुलर लेवल्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जो कि उन ऑर्गेनिजम्स की मेकिंग को डिस्कस करते हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, जिनकी लाइफ में एक सेल होता है, उनकी बॉडी एक ही सेल पर डिपेंड करती है। वो एक सेल ख़त्म तो उनकी लाइफ, उनकी बॉडी ख़त्म हो जाती है। हालांकि अगर हमारी बॉडी में एक सेल ख़त्म हो जाए तो हमें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर हैं। तो यूनिसेलुलर लेवल्स हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेटा सब एटॉमिक लेवल है, एटॉमिक लेवल है, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेलिज लेवल एंड सेल लेवल। ये लेवल्स हम डिस्कस करेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लेवल्स कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले बेटा सब एटॉमिक लेवल है। सब एटॉमिक, स्मॉलर देन एटम, एटम से छोटे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो होते हैं जो एटम से छोटे हैं। 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वैसे तो हंड्रेड्स हैं लेकिन बेसिकली 3 हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तो एटम बनता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर विच हैज़ मास एंड स्पेस, एनीथिंग दैट इज़ कॉल्ड मैटर। तो एटम मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये 3 चीज़ों के कम्बिनेशन से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम की स्ट्रक्चर आपने बेटा केमिस्ट्री में पढ़ी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन विद पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन विद नो चार्ज, ये न्यूक्लियस में होते हैं। जबकि न्यूक्लियस की साइडों पर डिफरेंट शेल्स होते हैं, के, एल, एम, एन, डिफरेंट सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ, ये सारा कुछ आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उनके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट नंबर्स के साथ। के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं, एन में 32 होते हैं। तो ये डिफरेंट नंबर्स के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह डिफरेंट सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2, 6, 10 और 14 होती है। तो ये डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की साइडों पे रिवॉल्व करते हैं, तो ये एक एटम की स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट बेटा एटम के कम्बिनेशंस हैं कि एटम्स कंबाइन होते हैं। एटम्स फ्री स्टेट में बहुत कम रहते हैं। नोबेल गैसेस के एटम्स फ्री स्टेट में होते हैं, लेकिन बाकी एटम्स कंबाइन करते हैं। उनके कंबाइन होने की कुछ वजूहात हैं। एटम्स के कंबाइन होने के 2 वेज़ हैं, या तो सेम एटम्स कंबाइन होते हैं या फिर डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं। ये कल भी बेटा हमने डिस्कस किया था कि जब सेम एटम्स कंबाइन होते हैं तो फिर बनते हैं एलिमेंट्स। लिविंग थिंग्स की बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, जिनकी टोटल तादाद 16 है आउट ऑफ 92 नेचुरल एलिमेंट्स। वैसे तो 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन नेचुरल 92 में से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 6 बायो एलिमेंट्स बॉडी का 99% वॉल्यूम बनाते हैं ह्यूमंस में, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम इंक्लूडेड हैं, जो हमने कल डिस्कस किया। और बाकी 10 जो हैं वो बॉडी का सिर्फ 1% वॉल्यूम डिज़ाइन करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये बायो एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस किया। डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो फिर बनते हैं मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स। डिफरेंट एटम्स के कंबाइन होने से, जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनते हैं, जब वो फिक्स्ड रेशो के अंदर कंबाइन होते हैं। अगर वो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन नहीं होते तो वो कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल नहीं होता। जैसा कि वाटर है तो वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है तो वो वाटर है। अगर हाइड्रोजन कम ज़्यादा, ऑक्सीजन कम ज़्यादा हो जाए तो फिर वो वाटर नहीं है। तो वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनते हैं। जो लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ में मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स की बॉडी में होते हैं और वो बायो एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से जो है वो बनते हैं।
इसी की बेस पे बेटा हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, लिविंग थिंग्स की बॉडी में मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। डिफरेंट एटम्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट एटम्स फिक्स रेशोज़ के अंदर कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं? ताकि एटम्स स्टेबिलिटी हासिल कर सकें, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। लास्ट शेल के अंदर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, यानी कि डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल का फॉलो करना ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, बाकी सारे ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। तो ऑक्टा यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा होना ज़रूरी है। जब तक 8 पूरे नहीं होंगे वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, वो स्टेबिलिटी हासिल करेंगे, वो रिएक्शंस करेंगे और उनको आपस में जोड़ने के लिए डिफरेंट बॉन्ड्स होती हैं, डिफरेंट फोर्सेस होती हैं जो कि बॉन्डिंग बनाती हैं, जिसमें आयनिक बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन लेने और देने का नाम, कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग का नाम, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर करता है, दूसरा उसको फ्री में यूज़ करता है, मेटेलिक बॉन्ड जो मेटल्स में होता है। तो ये वो सारी स्पेसिफिक फोर्सेस हैं जो डिफरेंट बॉन्ड्स कहलाती हैं, जो कि एटम्स को आपस में अटैच करवा के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देती हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, ये वो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो लिविंग थिंग्स की बॉडी में होते हैं और इन्हीं की वजह से डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं जो लिविंग थिंग्स की बॉडी में कॉमनली प्रेजेंट होते हैं या अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, जिससे लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ बनती भी हैं और चलती भी हैं, रन भी होती हैं और उनकी स्ट्रक्चर्स भी बनती हैं। मॉलिक्यूल्स की बेटा टाइप्स पे आते हैं। मॉलिक्यूल्स की टोटल 4 टाइप्स हैं जो कि 2 कैटेगरीज़ के लिहाज से हैं। मॉलिक्यूल्स को टोटल 4 टाइप्स में बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया जाता है। पहली डिवीज़न है नंबर ऑफ़ एटम्स के लिहाज से, यानी एटम्स की तादाद के लिहाज से। नंबर ऑफ़ एटम्स के लिहाज से बेटा बायोमॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इनके नाम से जाहिर है कि माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन लार्ज। साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 10,000 से कम एटम्स हों, 10K यानी कि 10,000 से कम एटम्स हों तो वो मॉलिक्यूल माइक्रो कंसीडर किया जाएगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल के पास जो है वो 10,000 से मोर एटम्स हों तो वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाएगा। एक बड़ा सिंपल सा स्केल है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का साइज़ स्मॉल होता है, वेट कम होता है, जैसा कि वाटर है, जैसा कि ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NaCl है, ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि ये स्मॉल साइज़ के हैं, हम इनके एटम्स को गिन सकते हैं, हम इनके केमिकल फार्मूलाज लिख सकते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट मैक्रो मॉलिक्यूल्स का लार्ज साइज़ होता है, हाई वेट होता है, बड़े साइज़ के होते हैं, और हम जो है इनके एटम्स को इतनी जल्दी काउंट नहीं कर सकते, हम उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज नहीं लिख सकते, बल्कि हम उनके सिर्फ नेम्स यूज़ करते हैं। स्टार्चेज़ हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके हम फार्मूलाज यूज़ नहीं करते बल्कि उनके नेम्स यूज़ करते हैं। ये लार्ज साइज़ मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स की टाइप्स में बेटा नेक्स्ट कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू टाइप्स एंड नेचर ऑफ एटम्स। पहली 2 टाइप्स थी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स, अब है अकॉर्डिंग टू टाइप्स और अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एटम्स। अकॉर्डिंग टू टाइप्स एंड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एटम्स भी मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम प्रेजेंट हों, इनमें से कोई भी एब्सेंट ना हो। जैसा कि वाटर है, इसके पास हाइड्रोजन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन है लेकिन ये भी ऑर्गेनिक नहीं है। ग्लूकोज के पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। लिहाजा जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम प्रेजेंट हों वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि इनके ऑपोजिट जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ना हो या दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो तो हम उनको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। वाटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, NaCl इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता या एट अ टाइम नहीं होता। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स के अंदर प्रोटीन्स हैं, स्टार्चेज़ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनऑर्गेनिक की एग्जांपल के अंदर वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NaCl है। ये एक बड़ा सिंपल सा आइडिया है कि ज़्यादातर माइक्रो मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक होते हैं और ज़्यादातर मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक होते हैं, ज़्यादातर, नॉट 100%। जैसा कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इनऑर्गेनिक हैं, इनके पास कार्बन हाइड्रोजन नहीं है। प्रोटीन्स, स्टार्चेज़, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स ये ऑर्गेनिक हैं और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एक डिवीज़न है
जो कि मॉलिक्यूल्स की अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स एंड अकॉर्डिंग टू टाइप्स एंड नेचर ऑफ एटम्स की गई है। बायोमॉलिक्यूल्स इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और वो लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ के फंक्शंस को भी रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी देते हैं, एटीपी, एडीपी, एएमपी, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी करेंसी है, जो एनर्जी के यूनिट्स हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म रन करने में रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल नहीं प्ले करते लेकिन फंक्शनल रोल ज़रूर प्ले करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का काम बॉडी की स्ट्रक्चर्स बनाना तो है, लेकिन साथ साथ एनर्जी स्टोर करना और एनर्जी के डिफरेंट जो है वो फार्मूलाज, एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स प्रोड्यूस करना भी जो है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, जब डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। जैसा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने पढ़े थे वो एटम से छोटे पार्टिकल्स थे, सब मीन स्मॉल। इसी तरह ये सब सेलुलर हैं, ये सेल से छोटी स्ट्रक्चर्स हैं। जिस तरह वो सब एटॉमिक थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स की अपनी अपनी स्पेसिफिक डिज़ाइनिंग होती है और अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटर्स, इस तरह की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अबाउट 1 डजन यानी कि 12 से ज़्यादा हैं जो डिस्कस की जा चुकी हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस साइंटिस्ट को मालूम हो चुके हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के अपने अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपने अपने फंक्शंस होते हैं जो वो सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। इनके फंक्शंस की परफॉर्मेंस को डिवीजन ऑफ लेबर का नाम दिया गया है, काम की तकसीम, कि नेचर ने सेल के अंदर काम की तकसीम कर दी है कि फ़लाँ ऑर्गेनेली ने फ़लाँ काम करना है जिसका फ़ायदा पूरे सेल को होगा, फ़लाँ ऑर्गेनेली ने फ़लाँ काम करना है जिसका फ़ायदा पूरे सेल को होगा, और उसके अलावा वो काम कोई नहीं कर सकता, उसकी जगह कोई काम कोई नहीं कर सकता। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है कि वो पावर हाउस है, उसने एनर्जी देनी है, अब एनर्जी सेल को और कोई नहीं दे सकता। प्लास्टिड्स का काम फोटोसेंसिस करना है, न्यूक्लियस का काम फंक्शंस को कंट्रोल करना है, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं। तो ये हर ऑर्गेनेली को नेचर ने अपना अपना स्पेसिफिक काम दे दिया है। दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। ये काम की तकसीम है जो नेचर ने उनके ज़िम्मे लगा दी है और इनकी जगह इस काम को कोई और परफॉर्म करने के काबिल नहीं है। यही इस काम को परफॉर्म करती हैं और यही इस काम के ज़रिए सेल को हेल्प करती हैं कि सेल अपनी स्ट्रक्चर और अपने फंक्शंस को मेंटेन कर सकता है। जब ये सारी ऑर्गेनेलीज कंबाइन होती हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो यूनिट बनता है उस यूनिट का नाम है सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसके पास भी लाइफ होगी उसके पास सेल्स होंगे। वायरसेस के पास लाइफ नहीं है क्योंकि उसके पास सेल्स नहीं हैं, तो इसलिए उसको लिविंग कंसीडर नहीं किया जाता। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की स्ट्रक्चर को बनाने का और लाइफ के फंक्शंस को रन करने का जो सबसे बेसिक यूनिट कंसीडर किया जाता है दैट इज़ सेल। सेल जो है ये ऑर्गेनेलीज के कम्बिनेशन का नाम है। अकेली ऑर्गेनेली की कोई वैल्यू नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल से बाहर होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस नहीं होगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होगा तो पावर हाउस होगा, अगर राइबोसोम सेल से बाहर होंगे तो प्रोटीन्स नहीं बना सकेंगे, सेल के अंदर होंगे तो प्रोटीन्स बना सकेंगे। इसलिए ऑर्गेनेलीज का आपस में असेंबल हो जाना, ऑर्गेनेलीज का आपस में ऑर्गेनाइज हो जाना और एक प्रॉपर और स्पेसिफिक यूनिट बनाना दैट इज़ कॉल्ड अ सेल, उसको हम सेल कहते हैं। सेल के लिहाज से ऑर्गेनिजम्स की 2 टाइप्स हैं, यूनिसेलुलर जिनके पास एक सेल होता है और मल्टी सेलुलर जिनके पास मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स होते हैं। यूनिसेलुलर्स की लाइफ एक सेल पर डिपेंड करती है और वही उसकी लाइफ है, वही उसके फंक्शंस को रन करने का रिस्पॉन्सिबल है। जबकि मल्टी सेलुलर्स जैसा कि ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें बिलियंस और ट्रिलियन सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक सेल जो है वो इतना वैल्यूएबल नहीं होता क्योंकि सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। सेल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सेल्स प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और सेल्स यूकैरियोटिक भी होते हैं। जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं और जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियस का। जिस सेल के पास प्रॉपर और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट्स हैं और जिनके पास प्रॉपर और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोट्स हैं। जैसा कि बहुत सारे यूनिसेलुलर्स हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, वो प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर्स जैसा कि अमीबा है या जैसा कि प्रोटिस्ट्स हैं, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। इसी तरह बहुत सारे मल्टी सेलुलर जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये यूकैरियोट्स हैं। तो यहाँ पर बेटा
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लेवल्स कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही सेल है तो वो नेक्स्ट लेवल पे तभी जाएंगे जब सेल एक से ज़्यादा होंगे। तो नेक्स्ट जो लेवल्स होंगे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के होंगे, जिनके पास मिलियंस और बिलियंस सेल्स होते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।